हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू MK लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वारंट क्या होता है। व्हाट इज़ अ वारंट। आप बहुत बार सुने हैं, मूवीज़ में आपने देखा है, वैसे आपने सुना है कि भाई वारंट दिखाओ। पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने आता है तो वारंट लेकर आता है। तो ये वारंट होता क्या है और कोर्ट इसे कब इशू करता है, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले कि आगे चलें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसमें वारंट का प्रोविज़न जो दिया गया वो चैप्टर 6 में दिया गया है। चैप्टर 6 में हम पिछले वीडियो में सम्मन कवर कर चुके हैं, अप टू सेक्शन 61 to 69। आज हम बात करेंगे वारंट की, जो बात करता है सेक्शन 70 से लेके 81 तक। टोटल 4 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया था। तो देखिए, आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 का, ये पार्ट 2 है, सेकंड वीडियो है। और यहाँ हम समझेंगे कि कोर्ट सम्मन कब इशू करता है। CRPC में फॉर्म नंबर 2 होता है सम्मन्स का। कौन सा फॉर्म होता है, क्या क्या कंटेंट होते हैं, किन कंडीशंस में इशू किया जाएगा, एवरीथिंग अबाउट दी वारंट। और अभी तक अगर आपने वारंट और सम्मन का डिफरेंस आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी एक डिफरेंस इन वारंट एंड सम्मन का एक वीडियो है जो हमने कल ही अपलोड किया था। आप उसको देख लें तो आपको एक पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमें पता है कि भाई जो मैजिस्ट्रेट है उसका मेन रोल होता है यहाँ पे ट्रायल लेने का। मैजिस्ट्रेट साहब कब कॉग्निजेंस लेते हैं किसी भी उसका, भाई या तो वो कंप्लेंट पे लेंगे या वो पुलिस रिपोर्ट पे लेंगे। पुलिस रिपोर्ट हमने पढ़ी थी चैप्टर 12 में, सेक्शन 173 में, चालान जो पेश करना बोलते हैं। तो जब मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो कॉग्निजेंस लेने के बाद सेक्शन 204 में, प्रोसेस को समझिएगा, ये प्रोसेस अगर एक बार समझ लिया आपने तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी होने वाली। 204 में जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है तो वो यहाँ पे इसको बोलते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 तरह के केस होते हैं, हम हर वीडियो में बात करते हैं, आज फिर कर लेते हैं। एक होता है आपका सम्मन केस और एक होते हैं आपके वारंट केस। 2 तरह के हमारे केसेस होते हैं। जो सम्मन केस होते हैं ये कहाँ पे डिफाइन है, ये 2KW में डिफाइन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन W। और जो आपका वारंट केस है ये डिफाइन है आपका 2KX में। वारंट ने क्या किया, सम्मन को अपने घर में दे दिया कि तुम मेरे घर में रहो, हम तो X में रहेंगे। तो इनको याद रखिएगा आप। तो अब आ जाते हैं वापस अपने सेक्शन 204 पे। ये कहता है कि सम्मन केस में वो सम्मन इशू करेगा मैजिस्ट्रेट, किसको, एक्यूज को बुलाने के लिए। कैसे करेगा, 61 से 69 हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। अब वारंट केस में क्या है, जब वारंट केस की बात आती है तो उसके पास डिस्क्रिशन आ जाता है। वो यहाँ 3 चीज़ें इशू कर सकता है, इसको समझिएगा अच्छे से। देखिए, वारंट केस में मैजिस्ट्रेट अगर चाहता है तो ही में इशू वारंट, वारंट फॉर अरेस्ट। जब अगर उसको लगता है कि भाई अपने आप नहीं आएगा इंडिविजुअल, तो भाई उसको अरेस्ट करके बुलाना पड़ेगा पुलिस के थ्रू। बिकॉज द मोटो बिहाइंड दिस इज टू मेक श्योर द प्रेजेंस ऑफ दैट एक्यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट फॉर द ट्रायल। दूसरा यहाँ पे क्या आ जाता है, अगर उसको लगता है कि भाई नहीं, उसको मुझे सम्मन भेज देना चाहिए, तो यहाँ पे उसको सम्मन भी भेज सकता है, वो सम्मन भेज देगा। और वारंट में एक चीज़ होती है जिसको बेलेबल वारंट बोलते हैं, यानी कि वारंट में एक सिक्योरिटी डाल देगा। ये सिक्योरिटी अगर पुलिस वाले को पे कर देता है इंडिविजुअल जिसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट इशू आया, तो पुलिस वाला उसको वहीं छोड़ देगा और वो जो सिक्योरिटी या बॉन्ड उससे एग्जीक्यूट करेगा उसको कोर्ट में जमा कर देगा। तो 204 में आपने समझा कि सम्मन और वारंट कैसे इशू होते हैं। अब वारंट क्या सिर्फ किसी को अरेस्ट करने के लिए हो सकता है? नहीं, वारंट आपका जो है, वारंट 2 तरह से इशू होता है। एक तो वारंट इशू होता है किसी को अरेस्ट ऑफ पर्सन के लिए। अरेस्ट के बारे में हमने पूरा 41 से 60A तक पढ़ा है, उसका भी जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, CRPC के पुराने जो बेसिक्स के जो अप टू सेक्शन 105 तक है ना, आई होप ये सारे के सारे आपको पढ़ने चाहिए, सो दैट कि आपका CRPC का बेस तैयार हो जाए। और मैक्सिमम सारे वीडियो
अवेलेबल है पीछे तक के, तो सारे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा वारंट इशू होता है फॉर सर्च समथिंग। क्या सर्च करना भाई? किसी व्यक्ति की भी सर्च हो सकती है, किसी थिंग की सर्च हो सकती है। जैसे कि पब्लिकेशन है, कोई पब्लिकेशन है जो गवर्नमेंट नहीं चाहती है, जो सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी में ऑब्ससीन मटेरियल, ठीक है, तो उसके बाद उसको सीज किया जा सकता है, वहाँ पे 94 95 आ जाएगा। अब 97 में किसी इंडिविजुअल के लिए भी सर्च वारंट हो सकता है। सर्च वारंट देखिए ये है अरेस्ट ऑफ पर्सन के लिए, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना उसके नाम का वारंट। और 97 जिसको मिनी हैबिस कॉर्पस भी बोला जाता है, ये भी नोट कर लें साथ साथ में, मिनी हैबिस कॉर्पस बोला जाता है, इसको हम कवर भी करेंगे। तो 97 में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल डिटेन कर लिया गया कहीं पे, तो उस व्यक्ति की सर्च के लिए वारंट इशू होता है, उसके अरेस्ट के लिए, सर्च के लिए उसको कोर्ट के सामने लाया जाता है और फिर न्यायालय को जैसा ठीक लगता है वैसा निर्णय लेता है। तो वारंट क्या होगा? एक अरेस्ट के लिए हो गया और एक सर्च के लिए हो गया। मोटा मोटा दो चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई। इसके जो प्रोविज़न यहाँ पे दिए गए हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 72 81, और 81 तक भी अगर कोई नहीं आएगा तो 82 में उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर देंगे, 83 में उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम आगे पूरा इसको समझेंगे। अब समझते हैं कि वारंट है क्या। देखिए चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी, ये प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, इसी नाम से किसी का अपीयरेंस कराना है, चाहे सम्मन से कराएं या वारंट से कराएं। तो जो 61 से 69 है, पहली जो चीज़ यहाँ फर्स्ट स्टेप आपका आता है वो आता है सम्मन, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करने वाले हैं अपने सेकेंड पार्ट की, जिसमें हम वारंट ऑफ अरेस्ट को समझेंगे 70 to 81। फिर प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की बात करेंगे 82 to 86, और आपका जो अदर रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे अप टू 90। इसका हम एक तीसरा वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम वारंट की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपका प्रोक्लेमेशन का रहेगा। तो देखिए इन चीज़ों को समझने के लिए आपने सम्मन और वारंट के डिफरेंस को समझ लिया होगा, आई होप आपने वीडियो देखा होगा। तो यहाँ भी बात कर लेते हैं कि वारंट है क्या। देखिए जनरली वारंट क्या होता है कि वारंट एक अथॉरिटी है विच इज़ गिवन बाय मैजिस्ट्रेट, जो मैजिस्ट्रेट देता है। एक डॉक्यूमेंट है जिसे इशू करता है कोर्ट फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस और अरेस्टिंग एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए ये पुलिस को इशू किया जाता है। किसको दिया जाता है? पुलिस को। ये एक तरह की अथॉरिटी है जो कोर्ट देता है टू दी पुलिस टू अरेस्ट समवन, ठीक है। इस टाइप का आपका वारंट होता है, जैसा ये है इस तरह का होता है आपका वारंट। और पुलिस वाले के पास वो अथॉरिटी हो जाती है कि वो, जैसे कि हम पढ़ते हैं 155 में, जब नॉन कॉग्निजेबल केस में जाता है, या फिर सेक्शन 42 बात करता है नॉन कॉग्निजेबल केस में, जहां पुलिस वाला क्या है, नॉन कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट करता है। 42 में तो विदाउट वारंट करता है, बट 155 में ही नीड अ वारंट फ्रॉम मैजिस्ट्रेट, देन ओनली ही कैन अरेस्ट। ये आपके सामने देखिए फॉर्म नंबर 2 दिया गया। भाई होगा कैसा? ये फॉर्म नंबर 2 है, सेकेंड स्केड्यूल ऑफ दिस। दोनों स्केड्यूल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्केड्यूल में टोटल 56 फॉर्म्स दिए गए हैं अलग अलग। फॉर्म नंबर 1 सम्मन का है, फॉर्म नंबर 2 अरेस्ट का है। ये क्वेश्चन भी कभी भी पूछा जा सकता है। तो जो सेक्शन 70 है ये यही बात करता है कि वह फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट कैसा होगा और उसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो भाई सेकेंड स्केड्यूल में ये तो आपने देख लिया कि फॉर्म कैसा होगा। अब यहाँ कहता है कि एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय ए कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, प्रिजाइडिंग अफसर ऑफ सच कोर्ट के द्वारा, यानी जज के साइन होने चाहिए, और भी कोर्ट की सील भी होनी चाहिए। कोर्ट की सील होगी, जज साहब के साइन होंगे। जहाँ आप कल को भविष्य में जज बन जाएंगे तो आप यहाँ साइन करेंगे, यहाँ पे कोर्ट की सील लगेगी, उसके बारे में पूरी राइटिंग में डिटेल्स लिखी होगी। अब यहाँ पे देखिए सम्मन में भी लगभग यही चीज़ें होती हैं, बस वहाँ आदमी को अरेस्ट नहीं किया जाता है। दूसरा कहता है कि एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स। भाई इसकी वैलिडिटी क्या होगी, कब एक्सपायरी डेट आएगा इसका? भाई इसका क्या है, जब तक या तो ये कोर्ट जो मैजिस्ट्रेट साहब यहाँ बैठे थे यही कोर्ट इसको कैंसिल नहीं कर देता है, या फिर ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। जब तक अगर इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लिया गया एक बार एक वारंट पे, तो वो खत्म हो गया, उसकी वैलिडिटी उस दिन खत्म हो गई। अभी चलते हैं 71 पे, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन।
अब देखिए सिक्योरिटी जो मैंने बात की थी आपको, एक बेलेबल वारंट की हमने बात की थी। हालांकि बेलेबल वारंट उसके लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कहीं लॉ में लिखा हुआ है। ये लिखा है वारंट विद श्योरिटीज। एनी कोर्ट इशूइंग ए वारंट फॉर अरेस्ट, जो भी कोर्ट भाई एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगी किसी भी व्यक्ति के लिए, वो अपने डिस्क्रिशन में, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो एक इंडोर्समेंट दे देगी वारंट पे अगर वो व्यक्ति बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है विद सफिशिएंट श्योरिटीज फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट, कि जनाब मैं श्योरिटी दे देता हूँ और मैं कोर्ट में पहुंच जाऊंगा उस टाइम पे। अगर ऐसी इंडोर्समेंट कोर्ट उसमें कर देता है और वो व्यक्ति उसको दे देता है, तो वहाँ पे क्या, जो ऑफिसर है जिसको वारंट दिया गया था एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सिक्योरिटी उससे ले लेगा और उस व्यक्ति को रिलीज कर देगा कस्टडी से। हो गया ना एक तरह से बेलेबल वारंट, ऐसे में जहाँ पे वारंट विद सिक्योरिटी होता है। दूसरा यहाँ पे कि इंडोर्समेंट क्या क्या होगी। इंडोर्समेंट देखिए, द नंबर ऑफ श्योरिटीज होगा, अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन हुज अरेस्ट वारंट इज इश्यूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड्स, अमाउंट लिखा होगा, टाइम एट विच ही इज अटेंड बिफोर द कोर्ट, कोर्ट में आने का समय लिखा होगा। ये सारी की सारी चीज़ें इंडोर्समेंट में होंगी। और जो ऐसे इंडोर्समेंट कोर्ट करेगा तो भाई उतनी नंबर ऑफ श्योरिटी, उतना अमाउंट, अगर वो व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति जिनके लिए वारंट इशू हुआ है वो सब कुछ दे देते हैं, देन कोर्ट विल रिलीज द ऑफिसर हु इज गोइंग टू अरेस्ट देम, ही विल रिलीज देम। जैसे भी सिक्योरिटी दे दी उसको रिलीज कर देगा। और जब भी सिक्योरिटी ली जाती है तो जो अफसर है जिसने या पुलिस ने जब जो वारंट लेके गया था, वो क्या करेगा, उस बॉन्ड को कोर्ट में भेज देगा। कहाँ भेज देगा? कोर्ट में भेज देगा। तो 71 यही बात कह रहा है आपकी। अब 72 पे आते हैं कि वारंट किसको भेजा जाता है। देखिए जनरल रूल क्या होता है कि पुलिस को भेजा जाता है, क्योंकि अरेस्ट करने का काम पुलिस का होता है। तो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है ना, ये ऑर्डिनरी टू बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस अफसर्स, भाई एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को भेजा जा सकता है। तो एक या एक से अधिक को अगर भेज दिया, मान लो हमने A B C D चारों पुलिस अफसर हैं, इसको भी वारंट भेज दिया, इसको भेज दिया, इसको भेज दिया, इसको भेज दिया, चारों के नाम है, तो इनमें से कोई भी उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि चारों एक साथ मिलेंगे तभी बात बनेगी, ऐसा नहीं होता है कि भाई ये चारों चीज़ें एक समय पर एक जगह इकट्ठी होंगी तभी वारंट का एग्जीक्यूशन हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी इनमें से एग्जीक्यूट कर सकता है। बट कोर्ट इशूइंग सच वारंट में इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल। भाई जर्नली तो पुलिस को होता है, लेकिन भाई इमीडिएट एग्जीक्यूट कराना है और पुलिस वाला अवेलेबल नहीं है, तो किसी दूसरे भी व्यक्ति को या व्यक्तियों को कोई ऐसा व्यक्ति उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे कि आपने 43 में क्या पढ़ा था, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। तो यहाँ भी कोई, हु इज दैट पर्सन, एनी अदर पर्सन, जो कोर्ट को उचित लगता है। और उसकी सारी की सारी पावर्स वैसी ही होंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई वो, जैसे हमने 47 में पढ़ा था, सर्च ऑफ द प्लेस, किसी को ढूंढने के लिए घर में जब जाएगा, दया दरवाजा तोड़ देगा वहाँ पे, तो ये सारी की सारी अधिकारिता उस व्यक्ति के पास भी होगी जो उसको एग्जीक्यूट कराएगा। अब आ जाते हैं कि वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर, जो मैंने आपको अभी बताई, ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया ये वही है कि अगर वारंट एक से अधिक अफसरों को दिया गया है, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय एनीवन, वो सबके द्वारा भी एग्जीक्यूट हो सकता है और एक के द्वारा भी हो सकता है और दो के द्वारा यानी मोर ऑफ देम, उससे ज़्यादा के द्वारा भी हो सकता है। आई होप आपको 72 में कोई डाउट नहीं रहा होगा, 72 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ सेक्शन 73 देखते हैं। वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। डायरेक्टेड टू एनी पर्सन मीन्स भाई वारंट किसी को भी दिया जा सकता है। जो CJM है, देखिए सबसे पहले क्या था कि CJM एंड योर JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, दे मे डायरेक्ट ए वारंट टू एनी पर्सन। वो किसी भी, देखिए हमने 72 में कहा कि किसको देंगे, पुलिस को देंगे जनरली, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति को विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट, जो भागा हुआ अपराधी हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उद्घोषित अपराधी हो, और एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज इवेटिंग अरेस्ट, जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो और अपने अरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पे आ जाता है 73 की भी किसी भी व्यक्ति को अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में जज साहब क्या कर सकते हैं,
वारंट इशू कर सकते हैं टू अरेस्ट एनी पर्सन। लेकिन कौन कर सकता है? देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है आपका यहाँ पे, सिर्फ सीजेएम एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लॉज यहाँ पे क्या कहता है कि जिस व्यक्ति को वो दिया जाएगा, सच पर्सन जिसे दिया जाएगा, सेल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ वारंट, वो रिटर्न में बोलेगा कि मुझे वारंट मिल गया, रिसिप्ट देगा एक, एंड सेल एग्जीक्यूट इट, और उसे एग्जीक्यूट करेगा अगर जो व्यक्ति जिसके खिलाफ ऐसा वारंट इशू हुआ है वो कहाँ पे है, या तो है या वो इंटर करता है किसी ऐसी लैंड पे या प्रॉपर्टी में जो उसके चार्ज में है। अब मान लीजिए आपके एरिया किसी व्यक्ति को वारंट दे दिया गया है, तो वो वारंट में रिसिप्ट और वारंट राइटिंग में देगा कि मुझे मिल गया जनाब, एक्नॉलेजमेंट साइन करेगा। उसके बाद वो उसे एग्जीक्यूट करेगा और उसकी अगर लैंड में प्रॉपर्टी में उसकी किसी उसके चार्ज में जो जगह है वहाँ पे अगर वो ऑफेंडर, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो सकता है, एस्केप्ड कन्विक्ट हो सकता है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस इसने किया हो और इवेड कर रहा हो अपने अरेस्ट को, उसे वो अरेस्ट कर लेगा। और जब व्हेन द पर्सन अगेंस्ट हुम सच वारंट इज इशूड, अब बात हो रही है जिसके खिलाफ वारंट यूज हुआ है, इज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ही शैल बी मेड ओवर विद द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। देखिए इसको आपने ऑलवेज 73 शुड बी रीड विद 43, हालांकि सेम नहीं है बट प्राइवेट पर्सन का ही काम है यहाँ पे। और वहाँ भी यही बात थी कि जब भी किसी को आप नॉन बेलेबल या फिर आप भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हुए देखते हैं और पुलिस वाला वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं और उसे तुरंत विदाउट एनी डिले नियरेस्ट पुलिस अफसर को हैंड ओवर कर देंगे। 43 में यही पढ़ा था, 73 भी यही कह रहा है। मैजिस्ट्रेट के सामने उसे कौन लेकर जाएगा? वो लेकर जाएगा उसे पुलिस वाला। एक लाइन लिख दी यहाँ इसने, अनलेस सिक्योरिटीज टेकन अंडर 71, जो मैंने आपको याद करने के लिए बताया था। आपको लिखना नहीं है बेलेबल वारंट, ये याद रखिएगा। आप किसी भी जगह बेलेबल वारंट लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ याद करने के लिए। बेलेबल वारंट मीन्स व्हेन वारंट इज इशूड विद द सिक्योरिटी, और जहाँ पे इंडोर्समेंट दे देता है कोर्ट की, श्योरिटीज देके जो छोड़ दिया जाए। 71 में अगर कोई श्योरिटी है तो पुलिस वाला जैसे पुलिस वाले के पास आएगा, पुलिस वाला उसे छोड़ देगा। अब यहाँ एक केस लिखिए आप। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि देखिए इस सेक्शन ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि भी एक जर्नल वारंट इशू नहीं किया जा सकता है। जर्नल वारंट इन द सेंस कि किसी ने कोई भी ऑफेंस किया उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा जर्नल वारंट क्या होगा? इलीगल हो जाएगा। इस चीज़ को, और सेक्शन 73 जो है इसके ऊपर एक केस है, स्टेट वर्सेस दाऊद इब्राहिम कास्कर 2000 का केस है। यहाँ पे क्या कहा था कोर्ट ने कि भाई देखिए अंडर सेक्शन 73 इट इज पॉसिबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू प्रोक्योर द प्रेजेंस ऑफ एन एक्यूज्ड इवेडिंग अरेस्ट बाय वे ऑफ वारंट इशूड बाय ए मैजिस्ट्रेट। भाई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो किसी को अरेस्ट करना चाह रहे हैं, वो अरेस्ट से बच रहा है, तो 73 में कोर्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को वारंट इशू कराया जा सकता है। देखिए आप समझिए इस चीज़ को। भाई आप कहेंगे कि वारंट की क्या ज़रूरत थी, पुलिस वाला तो इन्वेस्टिगेशन में वैसे ही अरेस्ट कर सकता है, अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है कर सकता है। लेकिन 73 क्या बात कर रहा है कि भाई ये किसी भी व्यक्ति को वारंट इशू किया जा सकता है। तो अगर कोई अपने आप को बचा रहा है, पुलिस को लगता है कि वो किसी व्यक्ति के पास छिपा हुआ है, तो पुलिस क्या करती है, मैजिस्ट्रेट के थ्रू अंडर सेक्शन 73 उसी व्यक्ति को एक वारंट इशू करा देती है टू एग्जीक्यूट दैट वारंट। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई, और मैजिस्ट्रेट क्या करेगा भाई, वारंट इशू कर देगा टू मेक हिम अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इस केस को जरूर पढ़ लें आप, इस केस की थोड़ी डिटेल, इंपॉर्टेंट केस है। वारंट के बारे में कई बार ये केस पूछा जाता है। यहीं पे हमने बात की थी एक्सपायरी की भी। तो एम्परर वर्सेस बिंदा अहिर 1928 का केस है। यहाँ ये बता दिया गया था कि जो वो कब तक फोर्स में रहेगा, वो हम बात कर ही चुके हैं कि टिल इट इज एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड बाय द कोर्ट। चलिए 74 कहता है कि वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस अफसर। 73 में क्या था, किसी इंडिविजुअल को दिया गया। 74 देखिए 73 43 प्राइवेट पर्सन, और यहाँ पे 73 में कौन आ गया आपका, यहाँ भी प्राइवेट पर्सन ही है। 74 में आ गया पुलिस ऑफिसर। वारंट जब किसी पुलिस अफसर को डायरेक्ट किया जाता है तो इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस अफसर। मान लो एसएचओ साहब को मार्क कर दिया गया, भी
अब एसएचओ साहब खुद थोड़ी जाएंगे। तो वहाँ पे क्या है कि वो एसएचओ साहब क्या करेंगे, उसका नाम इंडोर्स कर देंगे वारंट के ऊपर दूसरे पुलिस वाले का, और वो उसे जाके अरेस्ट करेगा। और जो वारंट दिखाएगा तो उसका नाम वारंट पे होना चाहिए। नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, भाई ठीक है, आप वारंट मिल गया किसी के अरेस्ट का, और आप ए पुलिस अफसर एक है वो जाता है बी को अरेस्ट करने फॉर वारंट, तो क्या ये ए की ड्यूटी नहीं है कि वो बी को वारंट दिखाए? दिखाना पड़ेगा भाई उसको वारंट। तो पुलिस अफसर या कोई भी दूसरा व्यक्ति, जो 73 में पढ़ा था हमने, कोई ऐसा व्यक्ति एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट सेल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द पर्सन, वो उसको दिखाएगा कि भाई देखो आपके वारंट में ये लिखा है, आपके ऊपर ये चार्ज लगा है, कोर्ट ने आपको बुलाया है, आपके ऊपर ये चार्ज लगे हैं, सिक्योरिटी है नहीं है। तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट करो उसको नोटिफाई करेगा अबाउट द सब्सटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वारंट। और अगर वो कहेगा कि जी मुझे दिखाओ भाई, ऐसे नहीं, तुम्हारे बताने से नहीं होगा, इफ रिक्वायर्ड सेल शो हिम दी वारंट, उसे वारंट दिखाएगा भी। ये आपका अधिकार है कि अगर पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने आता है तो ही हैज़ टू शो दी वारंट अंडर सेक्शन 75। बहुत मूवीज में देखा है, टीवी में बहुत बार देखा है, वारंट लेकर आओ, वारंट दिखाओ, वारंट दिखाओ। तो वारंट, जो व्यक्ति वारंट पूछ रहा है, एक आम सिटीजन पूछ सकता है पुलिस वाले से कि आप मुझे वारंट दिखाओ। पुलिस वाला बोला क्यों दिखाऊं, नहीं दिखाना होता मुझे। बोला नहीं भैया, सीआरपीसी ने आपको 75 में ये ऑब्लिगेशन दिया है, इट इज यू आर बाउंड बाय दैट सेक्शन, कि आपको भी दिखाना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं ले जा सकते आप मुझे। अब आ जाइए 76 में कि पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। विदाउट आपको याद नहीं आ रहा कुछ ऐसा सेक्शन? सेक्शन 56 और सेक्शन 57 दोनों को पढ़िएगा। 56 क्या कहता है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो विदाउट अननेसेसरी डिले मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है। 57 क्या कहता है कि मैक्सिमम 24 आवर तक आप अपने पास डिटेन रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, पुलिस वाले को ले जाना पड़ेगा। और फिर 167 में हमने पढ़ा था पुलिस कस्टडी जो 15 दिन तक हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी 60 डेज जिसमें 10 साल से कम की सज़ा हो, और 90 डेज जिसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा हो। ये दोनों आपको याद होंगे। तो 76 भी कुछ ऐसी ही बात कहता है। देखिए हमेशा जब सेक्शन पढ़ते हैं तो ट्राई टू इंटरलिंक द सेक्शंस। 76 पढ़ते हैं आपके माइंड में 56, 57, 167 चारों सेक्शन का ना एकदम से बिल्कुल मस्त हलवा सा तैयार हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये सेक्शन में क्या था। पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट ऑफ अरेस्ट, देखिए एक लाइन लिख दी आप इसने, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 71 एज टू सिक्योरिटी। वही बात, अगर भाई वारंट में सिक्योरिटी दे रखी है तो छोड़ देना पड़ेगा भैया, फिर नहीं ले जाने की जरूरत है मैजिस्ट्रेट के सामने, फिर आप वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा है उस बॉन्ड को ही भेज दो विदाउट अननेसेसरी डिले। देखिए बिल्कुल सेक्शन 56 की डेफिनेशन है, ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट बिफोर विच ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन। भाई कानून के तौर पे जहाँ उसको बोला गया है वहाँ उसको वो लेकर चला जाएगा, उसे ले जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ एक प्रोवाइजो दी इसने 76 में प्रोवाइजो दिया गया। प्रोवाइजो क्या कहता है कि सच डिले शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स। ये आपका आ गया सेक्शन 57। ये क्या था आपका सेक्शन 56। भाई 24 घंटे ज़्यादा तो रख ही नहीं सकता पुलिस वाला, ये तो 57 नहीं कह दिया है, लेकिन इसमें जो जर्नी पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। और अब अंग्रेजों का समय नहीं जहाँ कोर्ट बहुत दूर दूर हुआ करती थी, साधन नहीं थे, आजकल जीप मिलती है आप लोगों को, तो आपको विद इन नो टाइम विदाउट अननेसेसरी डिले। मान लीजिए अब किसी ने ए पुलिस अफसर ने बी को अरेस्ट कर लिया और भाई यहाँ पे अरेस्ट किया गया इस जगह पे, यहाँ आपका कोर्ट है, कोर्ट से यहाँ की दूरी 20 किलोमीटर मान लेते हैं हम, इससे ज़्यादा कहीं है नहीं वैसे आजकल, हम इसको 40 मान लेते हैं, चलिए 40 मान लेते हैं, तो भैया 3 घंटे पकड़ के चलते हैं, 4 पकड़ लेते हैं, 4 घंटे ज़्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए। अगर वो फिर भी उसको 24 घंटे या 23 घंटे में ले जाता है तो ही हैज़ टू शो द रीज़न कि ये जो जितना डिले ये भी क्यों हुआ है। 24 घंटे तो मैक्सिमम लिमिट है, बट 56 ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि भैया अननेसेसरी डिले भी नहीं करना है आपको। यू गॉट माई पॉइंट। तो 56, 57 आपके यहीं कवर हो जाते हैं। 77 अब क्या कहता है कि जहाँ पे वारंट में भी एग्जीक्यूटेड, वारंट कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है, तो देखिए वारंट कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है,
अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एनी प्लेस इन इंडिया। भाई भारत में कहीं भी एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। आपका ऐसा नहीं है कि भाई हरियाणा की कोर्ट ने इशू किया तो भाई राजस्थान में नहीं चलेगा या तमिलनाडु में नहीं चलेगा, कन्याकुमारी में भी वो एग्जीक्यूट हो सकता है, जम्मू में भी हो सकता है, एनी प्लेस इन इंडिया। अब यहाँ पे जो हमने 76 पढ़ा था, देखिए ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, 56 पढ़ा, 57 पढ़ा, ये सब क्या हैं, ऑल दीज आर राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट करें उसके तो कुछ अधिकार दिए गए हैं। वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री, कानून ऐसा नहीं है, जब तक भाई उसका गिल्ट प्रूव नहीं होता तब तक तो वो इनोसेंट ही माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए राइट्स कैसे कैसे होते हैं। मैं एक जर्नल थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई सबसे पहला राइट क्या है कि मैं राइट टू नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ये उसको पता होना चाहिए। ये आपने कहाँ कहाँ पढ़ा, देखिए सेक्शन 50 में हमने पढ़ा, अभी सेक्शन 75 में पढ़ा कि वो सब्सटेंस ऑफ वारंट उसको बताएगा। फिर आ जाता है आपका सेकंड, राइट टू ब्रिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट विदाउट एन डिले, ये हमने अभी अभी पढ़ा है, 76 में पढ़ा, 56 में पढ़ा, 57 में पढ़ा। उसके बाद उसका राइट टू मेडिकल, राइट टू मेडिकल इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे वैसे हम एक दिन। राइट टू मेडिकल कहाँ जाता है, सेक्शन 54, 53 में कंफ्यूज नहीं होना है, 53 में पुलिस वाला कराता है, 54 किसका राइट है, उसका राइट है। तो छोटा सा एक रफ आइडिया है इसके ऊपर, हालांकि एक अच्छे से पूरा अलग से अगर आप चाहते हैं तो एक वीडियो लेकर आएंगे पूरा, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे राइट्स के बारे में। अभी आ जाइए 78 के ऊपर। 78 कहता है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। देखिए 77 तक तो हम अपने यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब मान लीजिए कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर एक्यूज्ड बंदा है तो भैया वहाँ के कोर्ट को भेजना पड़ेगा ना। तो कैसे होगा, जब भी कोई वारंट एग्जीक्यूट कराना है आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इशूइंग इट, जो कोर्ट इशू कर रहा है उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर, तो कोर्ट क्या करेगी, वो वारंट है किसी पुलिस अफसर को नहीं देगी, यानी कि अपने जुरिस्डिक्शन में किसी पुलिस वाले को नहीं देगी। वो क्या करेगी, बाई पोस्ट या किसी दूसरे तरीके से वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस, यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, यानी कि डीएम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, आपका एसपी और आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनमें से तीनों में से किसी को भी या तो बाई पोस्ट या किसी दूसरे वे में जो कोर्ट को उचित लगता है, जिस जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे इनको अरेस्ट कराना है। मान लीजिए कि भाई हरियाणा का केस है, ठीक है, और इसको कराना राजस्थान के जयपुर में, तो राजस्थान के जयपुर का जो डीएम होगा, एसपी होगा या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो वहाँ पे हो, तो उनको बाई पोस्ट या किसी दूसरे तरीके से भेज के एग्जीक्यूट करा सकती है। और जहाँ पे जाया जाएगा तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या वो एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या करेगा, वो उस पर इंडोर्स करेगा, उसकी एक इंडोर्समेंट होगी उस वारंट के ऊपर। जब वारंट आएगा तो उसके ऊपर वो एक इंडोर्समेंट करेगा और उसको एग्जीक्यूट कराएगा। कैसे कराएगा, इन द मैनर हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड, जो तरीका पहले दिया गया वैसे ही उसको एग्जीक्यूट कराएगा। और जो इशूइंग कोर्ट है, द कोर्ट इशूइंग अ वारंट सबसेक्शन 1 shall forward along with the warrant the substance of information against the person to be arrested together with such documents if as may be sufficient to enable court acting under section 81 and to decide whether bail should or should not be granted to the person। भाई उसको जमानत देनी है कि नहीं देनी है, उसकी पहचान कैसे होगी, उसके बारे में क्या क्या पता है, तो इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ भेजे जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि अदर जुरिस्डिक्शन के डीएम को, वहाँ के एसपी को और वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन 3 लोगों को बाई पोस्ट या दूसरे वे से भेज सकता है। तो आप ये चीज़ याद रखें, और वो उसे इंडोर्समेंट करना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं कि किसको भेजा जाता है वहाँ पे। अब आ जाते हैं 79, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब भाई यहाँ पे वहाँ तो भेज दिया उसको, अब मान लो पुलिस वाले को भेज दिया तो क्या होगा, जब वारंट किसी पुलिस अफसर को दिया जाता टू एग्जीक्यूट बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ 78 से थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि भाई पुलिस अफसर को दे दिया गया और उसे बोला गया कि बिल आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन है और वहाँ आपको करना है, तो वो क्या करेगा, फॉर इंडोर्समेंट आइदर टू एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक और ऑफ एन अफसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट इन हुज जुरिस्डिक्शन वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो वो बंदा वहाँ जाएगा।
अब मान लो वही बात है, हरियाणा का जयपुर में करा रहे थे आप, तो जयपुर में जब पुलिस वाला अरेस्ट करने जाएगा तो या तो वहाँ के डीएम की इंडोर्समेंट कराएगा, या वहाँ पे किसी ऐसे की जो एसएचओ रैंक का हो, ओआईसी हो, पुलिस स्टेशन हो, एसएचओ हो, उनसे वहाँ पे एक इंडोर्समेंट कराएगा। और मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल इंडोर्स हिज नेम देयर अपॉन सच इंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी, यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है आपके डीएम साहब की, और पुलिस अफसर की बात हो रही है एसएचओ, कहाँ का, उस जगह का जहाँ पे अरेस्ट करने गया है, तो उस व्यक्ति का नाम उस पर इंडोर्स करेगा। और ऐसे डॉक्यूमेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू द पुलिस ऑफिसर टू हुम वारंट इज डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट द सेम, और लोकल पुलिस जो वहाँ की होगी वो भी उसको असिस्ट करेगी वारंट एग्जीक्यूट कराने में। समझ गया मेरी बात को, कि एक पुलिस वाला है, कोर्ट है आपका, कोर्ट हरियाणा का था एच, इसने इसको वारंट दिया कि एग्जीक्यूट कराओ जयपुर में, ये जयपुर पहुंचा, वहाँ के डीएम से या किसी एसएचओ के रैंक से उस पर इंडोर्समेंट कराई, उस व्यक्ति का नाम पता सब लिखा गया, और वहाँ की जयपुर की पुलिस ने भी इसको हेल्प की, और ये उस व्यक्ति को बाद में क्या हुआ, हथकड़ी लगा के लेके आ गया कहाँ, अपने कोर्ट में। समझ गए आप, ये आपकी पूरी 79 की प्रोसीजर है। फिर कहता है कि वेन एवर देर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द डिले ओकेजन्ड बाई ऑब्टेनिंग द इंडोर्समेंट, अब भाई ऐसा लगता है कि भाई वो जयपुर जाएगा, इंडोर्समेंट लेगा, तब तक तो वो भाग जाएगा, तो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड विल प्रिवेंट सच एग्जीक्यूशन एंड द पुलिस ऑफिसर टू हुम इट इज डायरेक्टेड मे एग्जीक्यूट द सेम विदाउट सच इंडोर्समेंट। तो भैया या फिर उसको लगता है कि वो डीएम भी मिला हुआ है या वो एसएचओ भी उससे मिला हुआ है और ये वारंट एग्जीक्यूशन नहीं होने देंगे, तो क्या करेगा, यहाँ से अपना सिंघम जाएगा जिसको वारंट इशू हुआ है, और डायरेक्ट विदाउट दैट इंडोर्समेंट एट एनी प्लेस बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। हरियाणा का बंदा जयपुर गया और जयपुर जाते ही उसने इनसे नहीं मिला, उसे पता था ये भी मिले हुए हैं, बड़ा आदमी है वो, और उसने क्या किया, उस इंडोर्समेंट के बिना ही उस बंदे को अरेस्ट कर लिया। और ये अथॉरिटी उसको देता है 79 का सब सेक्शन 3। समझ गए आप मेरी बात को। अभी चलते हैं 80 के ऊपर, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड। भाई प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट क्या होगा, आप 46 में पढ़े थे अरेस्ट हाउ मेड, अभी देखिए तुरंत याद आ गया ना, सेक्शन 46 में पढ़े थे अरेस्ट हाउ मेड, अभी कहाँ पढ़ेंगे आप, अभी पढ़ेंगे आप सेक्शन 80 में। यानी कि प्रोसीजर बताया गया है कि भाई किस तरह से उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ था अरेस्ट किया जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, जब आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट कोई वारंट इशू किया जाता है, in which it was issued the person arrested shall unless the court which issued warrant is within 30 किलोमीटर। भाई ये कह रहा है कि भाई मान लो अरेस्ट कर लिया, अभी एक व्यक्ति था, इसके खिलाफ वारंट इशू हुआ, पुलिस वाले भाई साहब आए कैप लगा के, ठीक है मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है नहीं भाई, और इन्होंने इसको कर लिया अरेस्ट की, चलो भाई। अब जिस कोर्ट ने वो वारंट इशू किया था, ये वारंट इशू करने वाली कोर्ट है, अब ये कोर्ट यहाँ से क्या है, ये 30 किलोमीटर से ज़्यादा है, किससे, 30 किलोमीटर से दूर है, विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट और इज नियरर देन द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, द कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन अरेस्ट वाज मेड और unnecessarily is taken under section 71 and unless security is taken under section 71 be taken before such magistrate or DSP और कमिश्नर। भाई अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा है ना, ये कोर्ट आपकी दूर है, मोर देन ये 32 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर से ज़्यादा है, उस केस में ये इसको यहाँ न ले जाके कहाँ ले जाएगा, ये ले जाएगा आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, आपको एसपी के पास, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, यही 3 लोग याद रखने हैं, ये वहाँ ले जाएगा। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है, क्वेश्चन बन सकता है, वो आपका 30 किलोमीटर, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये आपका सेक्शन 80 है। लास्ट सेक्शन आ जाता है वारंट का 81, प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। अब भाई 80 के हिसाब से आप लेके गए ना, उसको कहाँ लेके गए आप, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, 3 लोग थे जिनके पास आप लेके गए।
अब कब लेके गए, जब 30 किलोमीटर से दूर था आपका कोर्ट जिसने समन इशू किया था। अगर 30 किलोमीटर के अंदर है तो फिर ये सेक्शन नहीं लागू होगा, ये तभी होगा जब वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा है। इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय कोर्ट विच इश्यूज द वारंट, डायरेक्ट हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट। यहाँ एक प्रोवाइजो दे दिया। यहाँ क्या कह रहा है कि भाई वो तीनों लोग क्या करेंगे, और उनको लगता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है वो वही है जो कोर्ट को चाहिए, जिसने वारंट इशू किया है, तो क्या बोलेंगे कि उसको उस कोर्ट में ले जाओ। अब यहाँ प्रोवाइजो क्या है कि अगर ऑफेंस बेलेबल है एंड सच पर्सन इज रेडी टू विलिंग टू गिव द बेल, और वो बेल देने को तैयार है बंदा, या सेक्शन 71 में वारंट जिसको बेलेबल वारंट कर रहे थे, यानी कि सिक्योरिटी देने को तैयार है, वो सिक्योरिटी वो देना चाह रहा है, तो जो मैजिस्ट्रेट है, एसपी है, वो क्या करेंगे, वो उससे बॉन्ड इशू करा के उसको छोड़ देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, उस बॉन्ड को भेज देंगे उस पर्टिकुलर कोर्ट में। बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इशूइंग कोर्ट में चला जाएगा। फर्दर एक प्रोवाइजो यहाँ पे है, दूसरा प्रोवाइजो कहता है कि दैट इफ ऑफेंस इज नॉन बेलेबल इट शैल बी लॉफुल फॉर सीजेएम सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 437 द सेशन जज। देखिए यहाँ पे देखिए, सीजेएम सेशन जज of the district in which arrest is made on the consideration of information of document referred in subsection 2 of section 78 release such person on bail। भाई नॉन बेलेबल में भी उसको बेल दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस ऑफ सेक्शन 78। जो हमने 78 में जो कंडीशंस पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, 78 के सब सेक्शन 2 में हमने पढ़ी थी। क्या थी वो कंडीशंस कि भाई जब भी किसी व्यक्ति को कोर्ट इशू करता है वारंट, ठीक है, आउटसाइड जुरिडिक्शन में, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद फिर वो क्या कर सकता है, उसको बेल ग्रांट कर सकता है कि बेल शुड बी गिवन और शुड नॉट बी गिवन। क्योंकि जब 78 में आपने पढ़ा था, जब अदर जुरिडिक्शन में भेजा जाता है तो वहाँ कोर्ट भेजता है, साथ में डॉक्यूमेंट भेजता है, बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन भेजता है, और बेल शुड नॉट बी गिवन, शुड नॉट बी गिवन ये भी भेजता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशन सीजेएम या फिर आपका सेशन जज उसको बेल दे सकते हैं। ये तीनों नहीं दे सकते, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस ये नहीं दे सकते हैं। आई होप आपको 81 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे सीधा सी तरह कहा गया कि ये तीनों लोग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, भाई अगर पहले तो पहला काम तो यही है कि ये उसको भेज देंगे उसी कोर्ट में कि भाई इसको ले जाओ, उस कोर्ट में ले जाओ। पर दो प्रोवाइजो दे दी, अगर बेलेबल है या वारंट विद श्योरिटीज है, सिक्योरिटी के साथ है तो छोड़ दिया जाएगा। अगर नॉन बेलेबल है तो उसी कोर्ट का सीजेएम, यानी कि जिस जयपुर की बात हो रही है जहां अरेस्ट करने गए थे अदर में, तो वहां का सीजेएम और वहां का सेशन जज जो है उसको बेल दे सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस कि वो वहां के कोर्ट ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। आई होप आपको वारंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ आज हमने पढ़ा वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करेंगे और फिर हम करेंगे सर्च वारंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और मुझे पूरा विश्वास है आप चैनल को सब्सक्राइब खुद तो करेंगे ही करेंगे, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करेंगे इस चैनल को। कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसके PDF मिल जाएंगे, जिससे आपको और भी अच्छे से नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।